नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। पिछले 2-3 महीनों से ख़ास तौर पर वहाँ 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, कुछ जानें जा चुकी हैं और उसको लेकर एक तरह का हंगामा मचा हुआ है। वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों लगातार इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ रहने वाले मुसलमान फ्रांसीसी संस्कृति के हिसाब से, फ्रांसीसी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके हिसाब से अपने को ढालें और फ्रांस में आतंकवाद की जड़ें मजबूत ना हो, भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं वो फ्रांसीसी मुसलमानों को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बदलने की कोशिश में कहीं वो जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए हम जुड़ रहे हैं फ्रांस में रह रही पत्रकार और फिल्मकार निहारिका से। निहारिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो निहारिका जी, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि जो मैक्रों साहब लगातार पिछले 1 हफ्ते से खबरें आ रही हैं कि वो एक चार्टर पर सहमति चाहते हैं मुस्लिम तबके की, वो कुछ आश्वस्त होना चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान राजनीति में हिस्सा न लें, यानी इस्लाम राजनीति से बाहर रहे, मुसलमान तो हिस्सा लेंगे ही ले। और दूसरा ये विदेशी हस्तक्षेप जो किसी भी तरह से वहाँ के मुस्लिम समाज में हो रहा है वो ना होना पाए। तो ये और इसके बाद भी कुछ और चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इन पर क्या प्रगति है, क्या हो रहा है और इसको लेकर वहाँ क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर बात करना शुरू किया अभी हाल में ही, जब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, जो सीएफसीएम जिसको फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ कहते हैं, वो 15 दिन का टाइम दिया कि उस चार्टर को प्रपोज करने का। तो मैं पहले आपको सीएफसीएम का कंपोजिशन बताना चाहूंगी कि ये क्या है और कहाँ से शुरू हुआ इसका रोल, और ये चार्टर क्या है आखिर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं से जो फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ है, ये 2003 में उस समय के इंटरनल अफेयर्स के मिनिस्टर निकोला सार्कोजी ने बनाई, जो कि बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट हुए। और ये फ्रेंच जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसकी मांग की। उनको लगातार लग रहा था कि सेकंड बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की है फ्रांस में, लेकिन उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं है यहाँ की पॉलिटिक्स में, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ पर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसकी बेहद जरूरत है। तो निकोला सार्कोजी ने उनकी बात को समझते हुए ये एक एनजीओ बनाई। ये एक एनजीओ है, ये कोई लीगल बॉडी नहीं है, ये कोई वो नहीं है, इसका कोई लीगल स्टेटस उस तरीके से नहीं है, गवर्नमेंट स्टेटस नहीं है, और ये बस एक एनजीओ है जिसकी जिसकी स्थापना निकोला सार्कोजी ने की। और जी। इस एसोसिएट को उन्होंने माना कि ये सरकार और मुसलमानों के बीच में काम करेगी, एक एक सूत्र का काम करेगी कि जिससे सरकार अपनी नीतियों को कम्युनिकेट कर पाए और मुसलमानों को यदि उससे समस्या है तो वो सरकार के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव, ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ जी, सरकार से बात कर इसका। इसका और मतलब ये है ऐसी ये जब संगठन बनाया गया था तब जो पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का विवाद है वो कहीं नहीं था। उस तरह से आतंकवाद की समस्या भी फ्रांस में तीन उस तरह पे बनाया पेश नहीं गया आई। है। उससे पहले मतलब लगातार आतंकी हमले हो रहे थे और ये माना जा रहा था कि फ्रांस में आतंकवाद पैर पसार रहा है। और जब निकोला सार्कोजी को ये क्रिटिसाइज किया गया तो उन्होंने कहा कि जो बेसमेंट में और जमीन के नीचे जो इस्लाम, खतरनाक इस्लाम पनप रहा है, उससे लड़ने में ये संगठन सहायता करेगा, क्योंकि हम इस्लाम का सही रूप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये संगठन सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है
और उनकी बात को लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया और इस संगठन को एक तरीके की वैलिडिटी मिली। और ये समय-समय पर जब भी जब चार्ली हेब्डो का पर हमला हुआ, ये कोर्ट में भी जाते हैं मुसलमानों के इंटरेस्ट को लेकर और इस इनका काम ही यही है एक्चुअली, मस्जिद बनवाना, आर्मी में जो मुसलमान हैं उनकी पोजीशंस पर नज़र रखना, जो जेलों में मुसलमान हैं उनके बारे में बात करना, कब्र के लिए जगह निर्धारित करना, ये सारी जो मुसलमान सोसाइटी से संबंधित प्रॉब्लम है उस पर ये लोग काम करते हैं। ये इनका मतलब एजेंडा था जी। इस एसोसिएशन का। इसमें एक्चुअली में 2 9 और संगठन अब जुड़ गए हैं, मतलब जुड़ते गए टाइम टू टाइम, जो कि 9 बड़े मुस्लिम संगठन हैं, वो इसमें जुड़ते गए। बाकायदा इसका इलेक्शंस होते थे, जो फ्रांस की रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्टर्स होते थे, बाकायदा वोटिंग होती थी और डिफरेंट संगठनों के लोग जीतते थे और फिर इनके प्रेसिडेंट का चुनाव होता था। मतलब बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस एसोसिएशन के सारे नियम कायदे ये कानून क्यों कहा तैयार जाता है किए गए निहारिका हैं। जी कि इस और संगठन का मुस्लिम समाज में कोई प्रभाव नहीं है, कोई पैठ नहीं है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? हाँ सर, धीमे-धीमे ये एक्चुअली सारी मस्जिद को कंडक्ट नहीं कर पाए, ये बात है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ज़्यादातर जो विस्थापित हैं, वो अल्जीरिया से आए हुए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर मारोक का है, तीसरा नंबर तुर्की का है। तो इन संगठनों में आपस में ही मतभेद चलते रहते हैं और जो टोटल लगभग 2 ढाई हज़ार यहाँ पर मस्जिद हैं, वो किसी न किसी वर्ग विशेष से संबंधित हैं। तो इसमें ये होता रहा कि जैसे अल्जीरियन ग्रुप हेड पर है, तो मारोकन और टर्किश ग्रुप को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए सभी एक साथ सारे मुस्लिम संगठन एक साथ नहीं आ पाए। ये इसमें चलता रहा है हमेशा से और अभी भी जो प्रेज़ेंट सिचुएशन में उसमें अल्जीरियन और मारोकन ग्रुप के बीच तो एक मतलब कनेक्शन दिखाई देता है, एक वो, लेकिन टर्किश ग्रुप अभी भी इनसे पूरी तरह से सहमत नहीं है। ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत प्रभावी रहती है इस ग्रुप में। जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके नियम कानून आँख बंद करके सारी मस्जिद मानती हैं और उनको लागू करती हैं। तो अब ये बताइए कि अब जब इनसे कहा गया है कि ये चार्टर में अपने इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये 2 चीज़ें ख़ास तौर पर चर्चा में आई हैं कि एक तो इस्लाम राजनीति में दखल नहीं देगा और दूसरा ये कि विदेशी जो प्रभाव है इन मस्जिदों पर या मुसलमानों पर उसको रोका जाएगा। तो इन दोनों के मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं मुसलमान? सर, ऐसा है कि तकरीबन 2200 मस्जिद हैं यहाँ पर, या प्रेइंग सेंटर जिनको आप कह सकते हैं और उन 2200 में से 1500 करीबन जो यहाँ के लोकल इमाम हैं वो प्रेयर कंडक्ट कराते हैं। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है 300 विदेशी इमामों को लेकर, जिसमें से लगातार 2015 से, जब से चार्ली एब्डो वाला अटैक हुआ, लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और जहाँ पर भी हेट स्पीच या वो कट्टरपंथ, रेडिकल इस्लाम वाले एलिमेंट पाती है, उन्हें उन जगहों को बंद करती है। मतलब लगातार ये चल रहा है 2015 से अब तक। काफ़ी मस्जिदें, लगभग लगभग 200 तकरीबन इस तरीके के संस्थान, स्कूल, कैफ़ेज़ वगैरह बंद किए जा चुके हैं। लेकिन अब सिचुएशन क्या है एट प्रेज़ेंट कि इनका जो चार्टर है, पहली बात तो गवर्नमेंट ने वो चार्टर नहीं प्रपोज़ किया है। वो 2017 में इन्हीं लोगों ने वो चार्टर प्रपोज़ किया था और एक नेशनल काउंसिल ऑफ इमाम बनाने की बात प्रपोज़ की गई थी गवर्नमेंट के सामने, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉज़िटिव फॉर्म में लिया और ये माना कि इससे न सिर्फ इस्लाम का सुधार होगा बल्कि सोसाइटी को भी जो इस्लाम की स्पिरिचुअलिटी है, जो ब्राइटनेस, इसको एक वर्ड कहा है अभी इमैनुअल मैक्रो ने, ले ल्यूमियर दे इस्लाम, मतलब लाइट्स ऑफ इस्लाम से रूबरू होने का फ्रेंच सोसाइटी को मौका मिलेगा। और इस जो
काउंसिल है इमाम की जो बना नेशनल काउंसिल, ये बिल्कुल बार काउंसिल की तरह बनाने की बात है कि जी, जैसे उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये लोग ऐसे ही कहीं से उठकर नहीं आ जाएंगे, इनका एक पर्टिकुलर एक एकेडमिक लेवल होगा, यानी कि वो यूनिवर्सिटी तक पढ़े हुए होंगे, इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स होंगे, वो ही मतलब ये इनको सजेस्ट किया गया है। और वो इनके भी उसमें था पहले एजेंडा में कि जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़े हुए लोग हों, फ्रांस से कंसर्न हो, फ्रांस की कल्चर को जानते हो, यहाँ की सोसाइटी को समझते हो, ऐसे लोग इमाम बने। ये यहाँ पर था। तो 300 लोगों में से तकरीबन 250 इमाम जो हैं वो तुर्क हैं। और जिन सब लोग तो नहीं, लेकिन हाँ, उसमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया कि जो कि हेट स्पीच के से कनेक्टेड पाए गए, और या फिर शारिया लॉ लगाने के पक्षधर थे और उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको मतलब बंद किया गया और उन पर कड़ी नजर रखी गई। अच्छा, ये जो केस है ये अभी एकदम से पिछले बुधवार को नहीं हुआ है। आप ये देखिए, जब से यहाँ पर जो स्कूल सीजन होता है सितंबर से अब तक, इमैनुअल मैक्रोन लगभग हर 15 दिन में इन सीएफसीएम से मिल रहे हैं। हर 15 दिन में वो डेवलपमेंट जान रहे हैं, क्योंकि 2017 में इन्होंने चार्टर दिया था लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इमैनुअल मैक्रोन ने डायरेक्ट इस पर हस्तक्षेप करते हुए इन पर प्रेशर बनाया है कि जो भी आपके जो वो थे जो प्रपोजिशंस थे आप उनको लागू करिए, और जो लोग उनको नहीं मान रहे हैं हमको इंडिकेट करिए, हम इंटरवीन करें। जी। इसके अलावा ये भी अभी पढ़ने में आया कि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनके नंबर दिए जाएंगे, वो घर में ना पढ़ें इस पर नज़र रखी जाएगी। तो ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है मुसलमानों पर। बाहर के मुसलमान तो इसी तरह से देख रहे होंगे। नहीं सर, ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ये हर बच्चे के लिए है। आपका बच्चा, एक तो एक सोच का अंतर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो देश की संपत्ति माने जाते हैं। और उन पर आपके राइट्स लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि देश आपको उनको बड़ा करने के लिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए सब कुछ प्रदान करता है। तो पेरेंट्स के राइट सोशल फ्रेम में देखें तो बहुत लिमिटेड है यहाँ पर। एक आम, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो कई विदेशी हो या जो भी हो, जो भी बच्चा फ्रांस की धरती पे बड़ा हो रहा है, उस पर पहला अधिकार स्टेट का माना जाता है, और स्टेट उसको सारी सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये तो ऑलरेडी है। हर बच्चे का एक एजुकेशन आइडेंटिटी नंबर है, और उस पर ट्रेसिंग चलती है। और यदि आप अपने बच्चे को 4 दिन या 5 दिन स्कूल ना भेजें, तो सिक्योरिटी सोशल के लोग जो है वो आपके घर पे आ जाते हैं, आपके घर को चेक करने आते हैं वो नॉर्मली, कि आप बच्चे को प्रॉपर उसका कमरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपके बच्चे को आप क्या खाने में दे रहे हैं, या आपका बच्चा कोई शिकायत कर देता है तो तुरंत से उस पर एक्शन होता है। और होम एजुकेशन की जहां तक बात है, तो ये अब तक था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप चाहें तो अपने बच्चे को आप घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रेसिंग है ऑलरेडी कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये आपके इलाके के जो सिक्योरिटी सोशल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बाकायदा रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस बच्चे का क्या स्टेटस है, पेरेंट्स का क्या लेवल है, वो उसको पढ़ाने में सक्षम है या नहीं है, या किसी भी तरीके से उसके अधिकारों का जो मूल अधिकार है उनका हनन तो नहीं हो रहा। तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ लेकिन पर। निहारिका जी बताइए कि ये तो फ्रांसीसी समाज ने, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ने ये निर्धारित कर दिया है, लेकिन मुस्लिम समाज इसको किस तरह से देख रहा है? और खासतौर पर अभी जो तमाम संदर्भ बदल गए हैं, जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि फ्रांस में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और वो जो धर्मनिरपेक्षता का वहाँ पर प्रभाव है, उसके उसको उसमें सेंध लगाकर भी मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फ्रांसीसी कल्चर के हिसाब से ढलें। देखिए, ये तो जो मेरी बात हुई, दो तरीके के लोग हैं यहाँ पर, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज को सपोर्ट करते हैं और लिबरल भी हैं, मतलब प्रगतिशील और उदारवादी
एटीट्यूड है उनका, लेकिन मुसलमान हैं, अपनी प्रेयर्स करते हैं, अपने धर्म को बड़ी आसानी से निभाते हैं यहाँ पर। जो इस मेंटालिटी से कंसर्न करते हैं, जो मतलब प्रगतिशील भी हैं, उदारवादी भी हैं और अपने धार्मिक भी हैं, उनका कहना ये है कि आप किसी भी देश में जब आते हैं और अपना धर्म अपनी मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत मुसलमान है, रमज़ान रखती है और काफ़ी सारे उसके मैं धार्मिक आचरण देखती हूँ। लेकिन उससे मेरी बात हुई तो मेरी कहा, यदि हम विदेशी धर्म पर अपनी प्रार्थनाएँ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है दूसरे धर्म के लोगों ने वो हमको छूट दी, वो फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई कि हम उनकी धरती पर अपनी प्रार्थनाएँ कर पा रहे हैं और फिर हमें उनकी धरती पर उनके धर्मों या उनकी सोच से एक सामंजस्य बनाने में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन आप निहारिका जी जो तो ये तो उसमें उनकी धरती, मेरी धरती, ये फ़र्क दिख रहा है। मतलब उनके अंदर अभी भी उस ज़मीन से, उस देश से जुड़ाव उस तरह का नहीं बन पाया है। इसीलिए वो नहीं सर, ऐसा एहसान की तरह ले रहे हैं, देखिए एक अधिकार की तरह नहीं ले रहे हैं। नहीं सर, एक मतलब एक जनरेशन तो लगी जाती है यहाँ पर। जो लोग विस्थापित होकर आते हैं, वो लोग उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं होते हैं जैसे उनके बच्चे होते हैं। मैं बहुत सारी मुसलमान फैमिलीज़ को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स मतलब उस तरीके से ओपन नहीं है सोसाइटी में, वो अपनी कम्युनिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से इसमें इंटीग्रेट हो मतलब इस सोसाइटी से तालमेल भी बिठाएँ। पर उन्हीं के बच्चे जब बड़े होते हैं यहाँ पर, तो उनका एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उनका ये अपना देश होता है, अपनी धरती होती है और अपने तरीके से वो सोचते हैं। तो ये तो एक विस्थापितों की समस्या है ही, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, ये सारे विस्थापितों के साथ ये समस्या आती है। कि उन्हें एक सर्टेन टाइम लगता है और उसके बाद वो देश को अपना पाते हैं और उसकी जड़ों से जुड़ पाते हैं। जी, तो आप इसको निहारिका जी सिर्फ़ अभी ये नहीं अभी कह सकते पाकिस्तान वर्ड की के एक साथ ये प्रॉब्लम जी, अभी पाकिस्तान की एक मंत्री ने ट्वीट किया था कि फ्रांस में मुसलमानों के साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा है जैसे जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था। हालांकि बाद में वो ट्वीट उन्होंने उनको हटाना पड़ गया। लेकिन ये एक परसेप्शन इस्लामी दुनिया में बन रहा है या बनाया जा रहा है, जिस तरह से मैक्रो पर आक्रामक ढंग से मुसलमान एग्ज़ैक्टली इंटीग्रेशन। तो मेट्रो के स्टेप्स हैं वो यहाँ का मीडिया इन्हीं सब आरोपों पर जीत के तौर पर देखता है। क्योंकि निश्चित रूप से मैक्रो अपने नए डिसीजंस के साथ इसको एक नए इस्लाम की परिभाषा गढ़ना चाहते हैं, जिसको आप मॉडर्न इस्लाम कह सकते हैं। और उन्हें यही वो बताना चाहते हैं यहाँ की मुस्लिम सोसाइटी को और फ्रेंच सोसाइटी को भी कि हमें इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो आतंकवाद से होनी चाहिए, इस्लाम से नहीं होनी चाहिए। और इसके स्कॉलर्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, स्टडीज को प्रमोट कर रहे हैं। आप इमेजिन करेंगे 2019 में फ्रांस में 3 महिला इमाम बनी हैं, जो कि विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस्लामिक बिल्कुल। कंट्रीज वगैरह में। तो लगातार यहाँ एक इस्लाम एक मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंच इस्लामिक स्कॉलर्स बहुत डेवलप हो रहे हैं और इस्लाम को पसंद करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि लेकिन मतलब एक निहारिका जी हेट ये स्पीच यहाँ यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मैक्रो जो कर रहे हैं वो रेडिकल सेकुलरिज्म है, अतिवादी हो रहे हैं उसमें और बहुत ज्यादा आगे जाकर कर रहे हैं जिसके प्रभाव भी उल्टे पड़ सकते हैं और उनको भी असुविधा हो रही है इससे। देखिए सर एक्चुअली आतंकवाद जो है वो यदि बाहर से आया हुआ होता है तो उसको मैनेज करना ये हम लोग भी जानते हैं। हमारे यहाँ पंजाब का केस हुआ, कश्मीर अभी जारी है। पर जब यहाँ के अपने नेटिव्स उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं तो किसी भी देश के लिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
जो फ्रांस में जो स्थिति आई है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी, जो अखबारों में छपी, उसके अनुसार 17,000 जिहादी माने गए हैं, मतलब शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फ्रांस में। तो उन 17,000 लोगों में से ज्यादातर बच्चे वही हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, और उनके कनेक्शन बाहर के ग्रुप से माने जा रहे हैं। सीरिया से हुआ, तुर्की से हुआ, या जो भी जो अतिवादी संगठन है उनसे माने जा रहे हैं। तो मैक्रो के लिए ये जरूरी हो गया कि वो इस पर किसी ना किसी तरीके से नकेल कसें, और उन्होंने ये किया कि इन जो जितनी भी इंटेलिजेंस और जो बॉडी है, उन्होंने एक तो बाहर आउटसोर्सिंग रोकना चाहा इसका, और उन्होंने ट्रेस करना चाहा कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं जो इस साइड जा रहे हैं, आप इमेजिन नहीं करेंगे इसकी भयावहता कि सिंपल स्कूल के बच्चे एक हेट साइट बना लेते हैं और उसपे अपने यहाँ के टीचर या अपने स्कूल के बच्चों को डिनोंस करते हैं, मतलब उसका नाम देते हैं कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, और कोई भी कारण हो उसका हो सकता है। और उन उस तरीके की वेबसाइट का कनेक्शन आतंकी संगठनों से माना जा रहा है। अब स्कूलों ने भी इस पर नजर रखना शुरू किया, तो पाया सैमुअल पैटी की हत्या के बाद, बल्कि ले मोंड ने एक उनकी ईमेल्स पब्लिश की, जो उन्होंने अपनी कुलीग्स को लिखी, और जो ऐसी एक वेबसाइट पर उनको उनका नाम देखा गया और लोग हेट स्पीच लगातार उनको दे रहे थे, और उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसे लोग गाली दे रहे हैं कि जिनके बच्चे मेरे स्टूडेंट भी नहीं है। और ये सब उससे पहले था, मतलब ये जो घटना हुई है उससे पहले की बातें थी। तो इस तरीके के का एक नेटवर्क फ्रेंच सोसाइटी में काम कर रहा है, जिसका डर आम आदमी को भी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो है ही, क्योंकि यहाँ पर लगातार आतंकी हमले रुक नहीं रहे हैं। बाहर की दुनिया में इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि चूंकि 2022 में इलेक्शन है फ्रांस में, और मैरिन लापेन का जो डर है वो मैक्रो साहब पर काफी हावी है, और इसलिए वो मैक्रो एग्रेसिव। साहब से ज्यादा यहाँ की आम जनता पर हावी है ये डर। जो पढ़े लिखे लोग अपने देश को मतलब जो अपनी देश की खूबसूरती बचाए जा रखना चाहते हैं, उनको भी यही डर है, क्योंकि मारी लापेन लास्ट टाइम सेकंड नंबर पर थी, मतलब डायरेक्ट उनकी लड़ाई थी मैक्रो से। तो उस वक्त उस समय की साक्षी हूं मैं कि जो आम व्यक्ति था वो डरा हुआ था, हालांकि उसके दिमाग में इस्लामोफोबिया भी था, सब चीजें थी, लेकिन फिर भी मतलब वो मारी लापेन को तो अपना प्रेसिडेंट नहीं देखना चाह रहे थे यहाँ के लोग। तो ये सिर्फ मैक्रों का डर नहीं है, ये यहाँ की आम पब्लिक का भी डर है, क्योंकि मैक्रो और मारी लापेन के जो वोटर्स थे वो ज्यादातर यहाँ के कैंपेन साइट में पाए गए, और वहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम है। तो जैसे हमारे यहाँ राक्षस हमेशा काला ही होता है, तो वैसे ही यहाँ पर वो इस्लामोफोबिया ऐसे लोगों में ज्यादा है जो लोग उनसे इंटरेक्ट कम करते हैं, या जहाँ पर ये पॉपुलेशन कम है, और बड़े शहरों के लोगों में ये डर कम देखा जाता है, क्योंकि वो रोज उठते बैठते हैं उनके साथ, उनके कलीग्स होते हैं, उनके परिवारों में आना जाना होता है, तो उनके अंदर ये डर कम होता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये इससे मना नहीं किया जा सकता। पर जो ये डर है मारी लापेन का, ये हर पढ़े लिखे फ्रेंच के मन में है, और सिर्फ मैक्रो और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के भी डर अंदर है, क्योंकि मारी लापेन अपने टाइप की एक इकलौती पार्टी है यहाँ पर। जी, तो आपको क्या लगता है, क्या मैक्रो अपने इस अभियान में सफल होंगे? जो रिस्पांस रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज में जो रिएक्शन है उसको लेकर। बड़ी बात कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं है और रेडिकल इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, एक आम मुसलमान के तौर पर अपने आप को आहत पाते हैं, वो मैक्रों के इस कदम से खुश हैं। मतलब आप ये सोचिए, उन लोगों का मानना ये है कि हम पर आरोप किस लिए है, एक आम आदमी हमको अजीब नजरों से क्यों देख, उनका प्रश्न ये है, और वो ये मान रहे हैं कि मैक्रों के इन स्टेप्स से उनको राहत मिलेगी, क्योंकि
एक डिस्टिंक्शन होगा कि जो लोग आतंकवादी ग्रुप से अटैच्ड हैं या और एक आम मुसलमान जो अपने यहाँ नमाज पढ़ना चाहता है या विद डिग्निटी मस्जिद में जाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया इस वजह से, क्योंकि लगातार आतंकी हमले होते थे और उसको इस्लाम से कनेक्ट किया जाता था, तो लोगों को ऑकवर्ड लगने लगा कि ये हमारा पड़ोसी हमको अजीब नजर से देखता है यदि हम मस्जिद की बात करते हैं तो लोगों को, आम मुसलमान को ये लग रहा है कि मस्जिद अपनी खोई रेपुटेशन दोबारा से पा पाएंगी और एक आम मुसलमान रिस्पेक्ट उसी तरीके से पाएगा जैसा कि सोसाइटी में इससे पहले होता रहा है। तो आप उम्मीद कर रही हैं? हाँ, मुझे उम्मीद है, मतलब जितनी मेरी अपनी सहेलियों से या और लोगों से बात हुई, क्योंकि आप एक बात देखिए कि ज़्यादातर जो रेडिकलिज़्म आप पाते हैं, मैं आतंकवादी उससे कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रिजिडिटी अपने धर्म के प्रति आप जहाँ मानते हैं, वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। और आमतौर पे महिलाएँ घर में ज़्यादा रहती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और उन महिलाओं का कहना ये है कि हाँ, इससे हमें एक अलग हमारी पहचान होगी, क्योंकि हम जो जो अपनी रेपुटेशन खो रहे हैं लगातार, उस पर लगाम लगेगी। तो कम से कम फ्रांस की धरती पर हमें वो अधिकार प्राप्त होंगे कि हम इज़्ज़त के साथ अपनी प्रेयर्स कर पाएँ या अपने पहनावे में किसी और के यहाँ जा पाएँ। ये माना जा रहा है। पर हाँ, इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं, इससे मना नहीं किया जा सकता। ये वो तबका भी है, जो इन सब बातों को ये मानता है कि हाँ, ये एक नया तरीका निकाल लिया है कंट्रोल करने का कि ऑलरेडी इतना रेसिज़्म है सोसाइटी में। ये हम मानते हैं कि एक रिपोर्ट मैं देख रही थी कि लगभग 40% मुसलमान किसी न किसी रूप में डिस्क्रिमिनेटेड अपने आप को मानते हैं। मतलब किसी ना किसी रूप में उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ये 40% एक बहुत बड़ी संख्या है और जब आप मानते हैं कि 8% आबादी यहाँ की मुस्लिम ओरिजिन की है और दूसरा ये भी है कि कारिश जहाँ पर आप जॉब मांगने जाते हैं, वहाँ पर एक क्रिश्चियन की तुलना में ये 2 गुना और 3 गुने के बीच में आपके रिजेक्शन के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका सरनेम मुसलमान होता है या आप का धर्म मुसलमान होता है। हालाँकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप अपना ओरिजिन बताएँ, अपना नाम बताएँ, नेशनैलिटी बताएँ। अब इन नियमों पर भी सख्ती की जा रही है कि आप अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी, अपना ओरिजिन आपसे कोई नहीं पूछ सकता डायरेक्टली, आपका धर्म आपसे कोई नहीं पूछ सकता। तो एक तरफ ये सख्ती भी की जा रही है, दूसरी तरफ जो नियम ऑलरेडी एग्ज़िस्ट हैं, उनको भी मतलब अ, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ लागू किया जा रहा है। तो निहारिका, हमें लगता है कि फ्रांस में एक प्रयोग हो रहा है धर्मनिरपेक्षता के साथ-साथ कैसे अल्पसंख्यक समुदायों को समाज में जोड़ा जाए, समाहित किया जाए और जो आतंकवाद की चुनौती है, जो उठ रही है, उससे भी कैसे निपटा जाए। मुझे लगता है कि ये जो लैब है फ्रांस की, इससे कुछ जो निष्कर्ष निकलेंगे वो बाकी देशों के लिए भी काम के होंगे और बाकी देश इनके उपाय जो मैक्रो कर रहे हैं, उनका बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर ये 2 उपाय हैं जो सुझाए गए हैं कि आप गारंटी दीजिए विदेशी हस्तक्षेप और ये तमाम चीज़ें, तो यहाँ दूसरा खेल शुरू हो सकता है जो चल भी रहा है। तो इसके अपने खतरे भी हैं, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। बहुत जानकारी परख आपकी बातचीत रही आज की और मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं, उन्हें फ्रांस को और फ्रांस में चल रही इन गतिविधियों को समझने में थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया निहारिका जी, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।